नमस्कार दोस्तों। आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, मैं भी कहीं बाहर था, तो वीडियो का विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे हम ग्राम सेवक बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, इनका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी होने के बाद से ही आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे कि सर थोड़ा सा सिलेबस को समझा दो, तो उस हिसाब से हम आगे डिसाइड कर पाएँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम 2 बिंदुओं पे बात करेंगे। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर रीट की करें या सेकंड ग्रेड की करें, फर्स्ट ग्रेड करें या इसकी करें, क्योंकि इसमें क्या 1,75,000 बच्चों को पास कर लिया है, तो फिर बच्चों को काफ़ी डाउट भी है कि अल्टीमेटली तैयारी किसकी करें। तो मैं सिलेबस को डिस्क्राइब करूं उससे पहले मैं बता देता हूं इसकी प्रिपरेशन किसको करनी चाहिए। देखो, नॉन बीएड बैकग्राउंड के जितने भी हैं जो शिक्षक भर्तियों में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन सारे बच्चों को इसकी प्रिपरेशन ठीक से करनी चाहिए। ठीक है, नॉन बीएड और प्री में पास हुए वो सभी बच्चे। दूसरी बात, जो बीएड है और बीएड में भी अगर वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि उनको वीडियो की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम होंगे, और ऐसी स्थिति में अगर इस पे लगे रहे तो जुलाई तो ये लेके जाएगा, फिर 2 महीने में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। इससे मेरी सलाह यही है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एस्पिरेंट्स से, जो सीरियस एस्पिरेंट्स जो बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, उनको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर उसने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी बिल्कुल नहीं करी है, अभी शुरू ही नहीं करी है, तो उसके लिए वीडियो मेंस की तैयारी करना ठीक है। ठीक है, जो गंभीर स्टूडेंट है, जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है, 30% 40% सिलेबस पढ़ लिया है, उसको वीडियो मेंस की बजाय सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पे ध्यान देना चाहिए। और जिसने बिल्कुल नहीं की है वो तो फिर ठीक है, जहाँ पे भी ध्यान दे ठीक ही है। अब बात आती है एसटीसी वाले। एसटीसी के जो बच्चे L1 वाले बच्चे टीचिंग में, उनमें जिन्होंने पात्रता प्राप्त कर रखी है रीट के अंदर और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो 90 नंबर से ऊपर पहले से है उनके पास में पिछली रीट में, तो उनको मेंस की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी उसको 4 महीने मुख्य परीक्षा में मिल जाएंगे, तो आराम से 4 महीने में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकता है। उसमें भी राजस्थान जी की वगैरह अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। रीट के बच्चे जो है वो कर सकते हैं, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली L1 L2 वाले, वो कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई सीरियसली तैयारी कर रहा है L2 की या L1 की, तो उसका काफ़ी सिलेबस पड़ा हुआ भी होगा। तो रीट की प्रिपरेशन जो फोकस्ड होके कर रहे हैं L1 L2 दोनों वाले, वो इस पे कर सकते हैं। जिसके अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, प्री पास है, वो कर सकता है, प्लस नॉन बीएड है, वो सारे इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी। बाकी तो आप खुद समझदार है, अपना डिसीजन ले सकते हैं, बस मेरी एक सलाह थी ये। अब बात है इस पेपर का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 200 अंक है और 160 प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर से अधिक है, मतलब लगभग 1.2 उस टाइप से होगा। ठीक है, तो 160 का मतलब ये होगा, जैसे मान लो एक प्रश्न को 1.4 करते हैं ना, 1.4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1.3 के आसपास बैठेगा, तो 200 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब 160 प्रश्न जो कि 6 भागों में बंटे हुए हैं। यहाँ पे अब देखिए कि अप्रैल तो चला गया ऑलमोस्ट, मई जून 2 महीने रहे हैं, जुलाई में इसका एग्ज़ाम है, तो 2 महीनों में ये 6 भाग पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, और आपको कम से कम कंटेंट को अधिकतम तरीके से तैयार करना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, सभी समान अंक के हैं, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब हम सिलेबस पे आते हैं और किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उस पे मैं बात करूँगा अभी। सबसे पहली बात है हिंदी इंग्लिश की। यहाँ से 50 अंक है टोटल, 300 में से 50 अंक। अब 300 में से 50 अंक होने का मतलब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा 300 क्या सॉरी 200 में से 50 अंक का मतलब है कि 25% अकेला, 25% चौथा भाग हो गया ना, 25% अकेला ये तैयार कर रहा है। 25% का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 40 प्रश्न जो है वो आपके यहाँ से आते हुए नज़र आ रहे हैं। 40 प्रश्न यहाँ से आएंगे, और 40 प्रश्न हैं, और अंक कितने हो गए, 50 अंक हो गए। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसमें से भी आप देखो कि 30 इसके हैं और 20 इसके हैं, 3:2 का है यहाँ पे।
अब आपको यहाँ पे हिंदी को बढ़िया तरीके से देख लेना है। आपने प्री में भी देखी होगी, रीट वाले सब देखते ही है। और हिंदी के लिए आप जो भी किताब आपने पढ़ी है उसको वापस देख लेना, चाहे वो आपके 9वीं से 12वीं तक का राजस्थान बोर्ड की व्याकरण की पुस्तक पढ़ी हो, चाहे आपने जो पढ़ी है वही पढ़ना विद्यार्थियों, नई किताब मत पढ़ना। क्योंकि राजस्थान के अधिकतम बच्चे जो है वो आपकी इंग्लिश में मात खाते हैं। ऐसी स्थिति में इनको हिंदी अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ 40 प्रश्न में से आपके यूँ कहिए कि लगभग 10-12 प्रश्न तो इंग्लिश के होंगे, तो ये इनके कईयों के छूटेंगे। ऐसी स्थिति में हिंदी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। और चूंकि 50 अंकों का मैटर है, कोई सामान्य मैटर भी नहीं है ये, तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि आपको हिंदी बढ़िया तरीके से पढ़नी है। और 9 से 12वीं की किताब पढ़ सकते हो, और आपने जिससे भी पहले कभी पढ़ी है, क्योंकि आप प्री पास हुए तो डेफिनेटली पढ़ा हुआ तो है। तो मेरी सलाह सिर्फ इतनी है कि आप नई पुस्तक लाने की बजाय आपने जहाँ से भी अभी तक हिंदी पढ़ रखी है उस किताब से ये सारे टॉपिक बढ़िया तरीके से देख लेना, ठीक है, सारे टॉपिक देख लेना। और जो कोई कठिन शब्द वगैरह है, अब इतना समय नहीं है कि आप नोट्स वगैरह बनाओ, इतना समय नहीं है कि आप कोचिंग करो, इतना समय नहीं है कि आप है वो एक एक पॉइंट अच्छे से 4 किताबों में नोट्स करो। ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि 2 महीने में ना नोट्स तैयार होते हैं, ना आपके 4 किताबें पढ़ी जाती है, ना कोचिंग ज्वाइन करना। मैं सिर्फ घर के हिसाब से सलाह दे रहा हूँ कि अभी इन दिनों में आप मिनिमम मटेरियल लेके अधिकतम अंक लाने का प्रयास करना। कोचिंगों के जंजाल में फंस जाओगे तो आप इस मेंस को 2 महीने में पूरा नहीं कर पाओगे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, सर बैच शुरू करोगे कि नहीं करोगे। मैं कह रहा हूँ मत करना अभी। आप कोचिंग वाले बैच शुरू करेंगे भली करें, लेकिन आप बच के रहना, 2 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी आप में कुछ तो कैपेबिलिटी थी तभी आपने प्री पास की है, फिर अभी आपको कोचिंग होती है ऑफ सीजन में, जब परीक्षा में 7, 8, 10, 12 महीने बाकी हो तब कोचिंग बढ़िया लगती है। लेकिन अगर परीक्षा सिर पे आए फिर कोचिंग करना ठीक नहीं होता, ठीक है। हिंदी बढ़िया पढ़ लेना। फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि देखो इसमें भी कुछ प्रश्न ग्रामर के हैं, कुछ प्रश्न आपके पैराग्राफ से आएंगे। पैराग्राफ मतलब हमारे 10वीं 12वीं में जो प्रश्न आते थे उसमें गद्यांश पढ़ के फिर उत्तर लगाने होते हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आपकी पकड़ में आ जाएंगे पैराग्राफ वाले। इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते तैयारी वगैरह, कुछ 15-20 पैराग्राफ का प्रैक्टिस कर सकते हो, 12वीं क्लास की इन पासबुक्स में आती है। कुछ मेरे हिसाब से सीनियर सेकेंडरी लेवल के टॉपिक है, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है और आर्टिकल है ना, थोड़ा बहुत टेंसेज है, थोड़े बहुत पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से पूरा मत छोड़ना इसको। कुछ टॉपिक मैंने जो अभी नाम लिए, कम से कम ये टॉपिक पढ़ के जाना, क्योंकि ऑप्शन से पता चल जाता है। जैसे एज आ गया, आपको पता है यहाँ 3rd फॉर्म के साथ ये नहीं आएगा, ऐसे करके कुछ पॉइंट पकड़ में आते प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों क्या होती है, अगर पूरा पार्ट छोड़ोगे ना तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ होगा ना तो उसमें 4-5 प्रश्न भी होते हैं, तो भी आप हिंदी में अच्छा करके इसको कंपनसेट कर लोगे, ठीक है। तो आप कम से कम इसको घर पे 1 से 2 घंटे डेली दीजिए, कम से कम 2 घंटे दीजिए, क्योंकि यह आपके पूरे पेपर का 25% योगदान दे रहा है। और 25% दे रहा मतलब आप दिन पे अगर 12 घंटे भी पढ़ते हो ना तो लगभग 3 घंटे आपको उसको देने ही चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गणित पे। गणित 40 अंकों की है और 40 अंकों की गणित है तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि गणित में भी लगभग आपके 5वां भाग मतलब 20% योगदान इसका है, 20% योगदान है। मतलब ये हुआ कि 32 प्रश्न इसके बैठेंगे, 32 प्रश्न हो जाएंगे और 40 अंक हो जाएंगे। अब ये थोड़ा आंकड़ा मेरे हिसाब से सब ठीक ही है, फिर भी अगर कोई 32 प्रश्न का ऐसा आंकड़ा गणितीय गणना मेरी कमज़ोर है वैसे हो जाए तो आप माफ़ करना कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, ठीक है। तो देखिए 200 में से 40 प्रश्न आना मतलब यही हुआ कि 40 नहीं है, कितने, सॉरी, हाँ 40 प्रश्न आना 200 में से, तो 5वां भाग है तो 20% ही होंगे, ठीक है। तो ये देखो 40 प्रश्न, ये 20% योगदान हो गया, इसका योगदान 25% हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 32 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आप वीडियो प्री करके आए हो तो डेफिनेटली ये पोर्शन आपका अच्छा होगा। जहाँ से गणित पहले मिला रखी है उसको वहीं से मिलाना। अगर आपका गणित बहुत कमज़ोर है तो मेरे हिसाब से आपको फिर L2 और B.Ed वाले उसकी तरफ ही जाना, फिर माथापुड़ी इधर मत करना। क्यों? क्योंकि गणित में कई बच्चे, मैं आज ही बता देता हूँ आपको, ये 40 के 40 अंक लेके आएंगे। कई बच्चे 35 से कम, मेरे हिसाब से कोई बच्चा नहीं रहेगा यहाँ पे। इसलिए आपका अगर गणित कमज़ोर है तो दिक्कत वाली बात है। इसको आप कम से कम घर पे 2 से 3 घंटे दीजिए, क्योंकि
क्योंकि ये भी आपके 20% योगदान ये दे रहा है, 25% ये दे रहा है। मतलब भाषा और गणित मिलके 50% पेपर को कवर कर रहा है। तो आप पूरे दिन में जितना पढ़ते हो, जितना भी पूरे दिन में पढ़ते हो, उसका आधा भाग इसको विद्यार्थियों ज़रूर देना। किसी गलत फहमी में मत रहना कि मैं जीके के बेस पे सिलेक्शन करवा लूँगा। जीके के बेस पे आप कुछ नहीं करवा पाओगे। क्यों? क्योंकि सभी का जीके एक जैसा ही होता है। आप बढ़िया तैयारी कहाँ कर सकते हो, नंबर ज़्यादा कहाँ ला सकते हो, ये दोनों पोर्शन में आप पूरे नंबर ला सकते हो और 80% तक स्कोर किया जा सकता है। तो आधा आधा टाइम आपको हो गया। गणित आप RS अग्रवाल है, मथुरिया है, जो भी आपने किताब मिलाई है वहाँ से कर सकते हो। या अच्छा इसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो एक पोर्शन की कोचिंग आप कर सकते हो। पूरी कोचिंग करना मूर्खता है। जैसे आपने गणित की कर ली, चलो 32 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पार्ट की कोचिंग अच्छे टीचर से कर सकते हो, अच्छा पेपर भी लेवल का आएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ, बात करता हूँ सामान्य ज्ञान पे, जो कि 20 अंकों का है। अब 20 अंकों का है ना, तो इसमें आप यूँ 20 अंक है 200 में से, तो ये 10% एरिया कवर कर रहा है। कितना? 10% एरिया कवर कर रहा है। मतलब इसमें 16 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 16 प्रश्न यहाँ से आएंगे। अब 16 में से आप मानो कि 8 प्रश्न तो है करंट अफेयर के और 8 प्रश्न है आपके साइंस के, ठीक है। अब आपको साइंस में इसने स्पष्ट कुछ लिखा नहीं है, फिर भी इसमें आपको ध्यान ये रखना है, बेसिक साइंस आपको पढ़नी है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी साथ में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट वगैरह है, ये भी साथ में है, और समसामयिक में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य सभी प्रकार की है। तो कोशिश ये करना कि करंट अफेयर जो है वो, जैसे इसका जुलाई में एग्ज़ाम है ना, तो जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक का पूरा करंट बढ़िया तरीके से देख लेना। आप क्रोनोलॉजी से भी देख सकते हो, 12 महीने की क्रोनोलॉजी ला के देख सकते हो। आप अगर पहले से पढ़ते आ रहे हैं किसी टीचर वगैरह से तो और भी बढ़िया बात है। कोई वार्षिक अंक ला के भी पढ़ सकते हो, बट छोड़ना मत उसको, है ना। इसमें सारी पढ़ना, इंटरनेशनल घटनाएं, नेशनल घटनाएं, स्टेट, जब सभी प्रकार की घटनाएं, तो मेरे हिसाब से क्रोनोलॉजी ला के बढ़िया पढ़ लेना, क्योंकि 12 महीने की ला के ठीक से पढ़ लोगे ना तो 8 प्रश्न आएंगे, 5-6 प्रश्न आप सही कर लोगे आराम से। जहाँ तक सामान्य विज्ञान की बात है, तो सामान्य विज्ञान में अब प्रश्न तो 8 आने वाले हैं। अब पूरी साइंस तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो मेरा ये मानना है कि लूसेंट वगैरह में जो जीके की लूसेंट आती है उसमें सामान्य साइंस दी भी पड़ी है, या आपने किसी और किताब से पढ़ रखी है तो वापस पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा लीड नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें सारे बच्चे समान ही रहने वाले हैं। 16 में से 10-12 सवाल आप भी कर लोगे, 10-12 सब करके आएंगे। इन दोनों पोर्शन का ज़्यादा ध्यान रखना। और अब रही बात, इसको भी आप है वो कम से कम इन दोनों को तो डेली टाइम देना है, साथ साथ में कोशिश करो कि 1-आधा घंटा इसको भी दो, करंट अफेयर को और साइंस को। करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर खाली टाइम में पढ़ा करो। जैसे खाना बना रहे हैं, खाना खा लिया, उस समय 1 घंटा नींद आ रही है उसमें पढ़ लो, या सुबह सुबह यूं ही फ्री बैठे तो पढ़ लो, रात को बहुत थक गए हैं तो पढ़ लो, या बाहर बैठे हैं तो क्रोनोलॉजी ला के पढ़ लो। तो फ्री टाइम में करंट अफेयर पढ़ो, मैंडेटरी टाइम में नहीं, ठीक है। करंट अफेयर जब पूरी हो जाती, 12 ही किताबें छोटी छोटी, तो फिर सामान्य विज्ञान भी देख लो। उस हिसाब से 1-आधा घंटा इसको दे दो, ये इतना ठीक है, ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। और राजस्थान में कृषि और आर्थिक संसाधन 30 अंकों का है। अब इसमें 30 अंकों का और मैटर कौन सा था? ये सामान्य हिंदी, ठीक है। अब 30 अंकों का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? 30 अंकों का मतलब ये हुआ कि आपकी लगभग यूँ कहिए कि 10% और 15% का कंटेंट बैठ रहा है, ठीक है। मतलब 15% योगदान पूरे पेपर में इसका है और 15% योगदान इसका है, ठीक है। 15% का क्या मतलब हुआ? 15% का मतलब ये हुआ कि आपके सवाल बैठ जाएंगे, ये हो गए 8 और 4 12 सवाल, ठीक है, कि 12 प्रश्न यहाँ से आएंगे और 12 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ठीक है। और नंबर कितने होंगे? 30-30 अंक के हो गए। अब देखो 12 प्रश्न इकोनॉमिक्स और 12 ज्योग्राफी के हैं। मैं आपको वापस पुनः बता रहा हूँ कि जो 12 प्रश्न ज्योग्राफी के हैं, ये इनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरे पेपर का 30% ये कवर कर रहा है। अब देखिए, अगर किसी स्टूडेंट ने भाषा, गणित, ये कितने हो गए? ये हो गए 20 और 25 45%, इकोनॉमिक्स और ये ज्योग्राफी 45 + 30, ये 75%, सिर्फ 4 भाग है, ठीक है। 4 भाग 75% है। अब मैं इन दोनों की आपको बुक्स बताता हूँ। देखिए, इसमें संसार की भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्णता, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें आपको
जो 7 महाद्वीप है, इन 7 महाद्वीप को पढ़ना है। और ये आप S.K. पांडे से वाणी प्रकाशन से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके पास में और भी कोई किताब है जिसमें 7 महाद्वीपों की अच्छी विशेषताएं लिखी हुई है, वो सारा पढ़ लो बस। और 5 महासागर पढ़ लो, बस इतना ही पढ़ना है। इनकी उत्पत्ति नहीं पढ़नी। इनके अंदर जैसे एटलस पर्वत है तो अफ्रीका में स्थित है ना, आल्पस है तो यूरोप में है, हिमालय कहाँ पे है, एंडीज कहाँ है, रॉकीज कहाँ है, वो झील कहाँ पे हैं, ये पर्वत कहाँ पे हैं। ये 7 महाद्वीप और 5 महासागरों की विशेषताएं आपको बढ़िया तरीके से देखनी है, ठीक है। फिर आता है भारत का ये इकोलॉजी वाला। इकोलॉजी का पोर्शन आप अगर इसमें भी पढ़ा है, वाणी प्रकाशन विश्व की आती है उसमें भी है, दृष्टि वाले में भी है, और भी कोई आपके पास बुक्स हो जिसमें ये हो तो उसको पढ़ लेना, वहाँ से कोई बड़ा इशू नहीं है। अलग किताब लाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास कोई न कोई किताब तो डेफिनेटली होगी। अब राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में देखो, मौसम, वनस्पति, मिट्टी, भौगोलिक क्षेत्र वगैरह, तो राजस्थान का लगभग ये पूरा ही है। और इसके लिए आपने अगर सिखवाल पढ़ी है तो सिखवाल बेस्ट है, सक्सेना पढ़ी है तो सक्सेना ही पढ़ना, दोबारा मत पढ़ना। पैनोरमा से भूगोल पढ़ा है तो पैनोरमा से ही पढ़ लेना, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य से पढ़ी है तो लक्ष्य से पढ़ लेना। तो जिससे भी आपने पढ़ी है उससे राजस्थान का भूगोल पढ़ लेना। और 3 भाग है, 12 प्रश्न है, तो संभव है कि 4-4 सवाल आएंगे, ठीक है। तो 4 सवाल तो महाद्वीप महासागरों से आ जाएंगे। 4 इंडियन इकोलॉजी, बहुत छोटा टॉपिक है और सबसे बेस्ट किया जा सकता है इसको, ठीक है। और राजस्थान के 4 है वो। अब राजस्थान का भूगोल आपने पढ़ा ही होगा, तो ऐसे छोटे छोटे कटलेट बना देना, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर बात आती है राजस्थान में कृषि और आर्थिक संसाधन, ठीक है। ये तो सारा राजस्थान के भूगोल में कवर हो रहा है। फसलें, कृषि, उद्योग, सिंचाई परियोजना, नदी घाटी, बंजर भूमि क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर, उद्योगों का विकास, कच्ची सामग्री के उद्योग, हस्तकला, निर्यात सामग्री, ये सारे के सारे आपके यहाँ तक चीज़ें जो है वो आपके या संस्थाएं भी कवर हो जाएगी, ठीक है। ये सारा का सारा कृषि संसाधन भी ये पैनोरमा में वगैरह में पढ़ा, ये भूगोल का ही भाग है, ठीक है। तो राजस्थान भूगोल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना, क्योंकि इसमें देखो, और इसकी कुछ चीज़ें जो है जैसे संविधान की 73वां, ये राजस्थान की पॉलिटी का हिस्सा है, तो ये आप उसमें पढ़ लेना, पैनोरमा या लक्ष्य से पढ़ सकते हो। जो भी आपके पास किताब है राजस्थान भूगोल की, उसमें सब पढ़े हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो आर्थिक समीक्षा संक्षिप्त राजस्थान मार्केट में आ गया होगा, तो आर्थिक समीक्षा 2021 की जो है 21-22 की, वो ला के पढ़ सकते हो। उसमें आपको कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे कृषि आधारित उद्योग वगैरह, ये सब टॉपिक लगा के पढ़ना, वही पढ़ना टॉपिक जो कोर्स में, अदरवाइज मत पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है कई सारी, तो इसमें ये चीज़ें हो गई। और कोशिश करो कि इसको डेली कम से कम 1-2 घंटे तो दो ही दो, ठीक है। तो 2 घंटे इसमें चले जाएंगे आपके, 2 और 2 4, 4 और 2 6-7 घंटे हो गए, 7-8 घंटे इसको दे दो। ये प्राइम है पूरा, ठीक है। आपको अपनी पूरी ताकत इस 5 पोर्शन पे लगानी है। तो कितने हो गया देखो, 75 और 75 के साथ में 10, 85% तैयारी आपकी पूरी हो गई। अब देखिए कितना बचा, 15% और बचा है। 15% है राजस्थान का और भारत का इतिहास। देखो इसके ऊपर ज़्यादा PhD मत करना, क्यों? क्योंकि मैं इसका एक कारण बताता हूँ आपको। 15% है मतलब 30 अंक है, और अगर अपन नंबर के हिसाब से देखें तो इसमें सवाल कितने, 12 सवाल बन रहे हैं, इसमें भी 12 प्रश्न आ रहे हैं। अब 12 प्रश्न में देखिए, राजस्थान की संस्कृति, ये तो आपने पढ़ी हुई होगी ऑलरेडी, पैनोरमा वगैरह से पढ़ लो, जिससे भी आपने संस्कृति पढ़ी आज तक, लक्ष्य से भी पढ़ सकते हो आप, जिस भी किताब से पढ़ी है आपने संस्कृति, पवन भंवरिया जैसे से भी आप पढ़ सकते हो, जिससे भी आपने संस्कृति पढ़ी है बेस्ट है, ठीक है। ये तो टॉपिक क्लियर पढ़े हैं। अब देखो टॉपिक आता है भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब होता है कि मुख्य पॉइंट कौन से। जैसे मैं ऑप्शन राजनीति का बताता हूँ। राजनीति में लैंडमार्क आपके मौर्य काल लैंडमार्क है, गुप्त काल लैंडमार्क है, वर्धन वंश लैंडमार्क है, मुगल काल लैंडमार्क है, सल्तनत काल लैंडमार्क है। अब ये 6 राजवंश पढ़ लो, ठीक है, राजनीतिक रूप से। अब आता है सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क। जैन और बौद्ध धर्म लैंडमार्क है। इसके अलावा मौर्यकालीन कला लैंडमार्क है, गुप्तकालीन कला लैंडमार्क है, और मथुरा कला, कुषाणकालीन कला भी लैंडमार्क है, और मुगल और सल्तनत की संस्कृति भी लैंडमार्क है, ठीक है। ये सारे की सारी संस्कृति जो मैंने बताई लैंडमार्क है। इसमें मुख्य स्मारक भी साथ में आ जाएंगे, इसमें साहित्यिक कार्य भी साथ में आ जाएंगे। तो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, ये आप पढ़ सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको इस पर ज़्यादा माथापोड़ी करने की बजाय वो 85% में ज़्यादा तैयारी करनी है। 5-7% ये हो जाएगा तो 90% की तैयारी हो जाएगी। बेहतर होगा आप इंडियन हिस्ट्री छोड़ दें। इंडियन हिस्ट्री आप अगर करोगे तो आपको क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। फिर है पुनर्जागरण,
राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। तो इसमें क्या क्या आ गया, देखिए इसमें प्राचीन की अगर मैं बात करूं तो आप कम से कम 4 टॉपिक पढ़ सकते हो। एक आप मौर्य काल पढ़ लो, ठीक है, जैन बौद्ध पढ़ सकते हो, आप गुप्त पढ़ सकते हो, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, फिर कुषाण पढ़ सकते हो, और इसके साथ साथ में मुगल और सल्तनत की संस्कृति पढ़ सकते हो, ठीक है, सल्तनत की संस्कृति। और आधुनिक भारत आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पुनर्जागरण और पूरा दे दिया इन्होंने, आधुनिक भारत पूरा दे दिया इसने, आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पुनर्जागरण का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे जितने भी समाज सुधारक हुए हैं ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। साहित्यिक कार्य और मुख्य स्मारक, ये सारे धर्म वगैरह ये जो पढ़ोगे इसमें साथ में आ जाएंगे। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1885 से लेकर और 1947 तक पूरा आ जाएगा। इतना पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, तो मेरा आपको सिर्फ यही सलाह है कि इन 5 12 प्रश्न आने हैं, 12 में से आप मान के चलिए विद्यार्थियों 6 से 8 सवाल जो राजस्थान के आएंगे, महज 4 सवाल, अधिकतम 5 सवाल भारत के आएंगे। तो 5 सवाल के लिए आपको इतना पढ़ोगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय खराब होने वाला है और इतना समय हमारे को परीक्षा के लिए नहीं मिलेगा। मैं घर के हिसाब से आपको सलाह दे देता हूँ कि आप यही पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो मेले त्योहार ये तो आपको पता चल गया है, हस्तकलाएँ ये तो सीधे टॉपिक पढ़े हैं सारे कोर्स में। अब इसमें से कुछ ये 4 टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ। राजनीतिक एकता में क्या करना है, राजस्थान का एकीकरण पूरा पढ़ना है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, जो 7 चरण थे हमारे वो पढ़ने हैं। स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति, इसमें आपको 1857 की राजस्थान के अंदर क्रांति हुई वो, प्लस राजनीतिक जागृति के अंदर आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, जो जनजाति आंदोलन थे वो, प्लस प्रजामंडल पूरा का पूरा देखना है इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन, इसमें अलग से कुछ नहीं है, ये प्रजामंडल और किसान और ये आंदोलन जब पढ़ोगे तो साथ में ये अपने आप ही आ जाएगा। और मध्यकालीन पृष्ठभूमि में आपको मुगल और सल्तनत के साथ राजपूत राजाओं के संबंध पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेवाड़ देख लेना, मेवाड़ के साथ में आप दिल्ली सल्तनत और मुगलों से इनके संबंध, जैसे महाराणा प्रताप को देख लो, खानवा का युद्ध पढ़ लो, मतलब सांगा को पढ़ लो, कुंभा को थोड़ा पढ़ लो। इसके अलावा आप खिलजी और रतन सिंह के जो संबंध रहे उनको पढ़ लो, रणथंभौर अभियान वगैरह। तो इसको आप मोटे तौर पे ऐसे ऐसे देख लो। मध्यकालीन पृष्ठभूमि का मतलब है मध्यकालीन राजपूत राजवंश, जिसमें स्पेशली मेवाड़ को ध्यान रखना, और बाकी के जैसे जालोर है, जोधपुर है, बीकानेर है, इनके वही राजा याद रखो जो मुगलों के और सल्तनत के साथ में उनके संबंध रहे हैं। जैसे राय सिंह याद कर लिया है, कानड़ा देव को पढ़ लिया, या फिर जोधपुर जाते हैं तो जसवंत सिंह को पढ़ लिया, जयपुर जाते हैं तो आपके मान सिंह, सवाई सिंह, उनको पढ़ लिया, जिनका सीधा दिल्ली सल्तनत से संबंध रहा है, उनको पढ़ लो, और मेवाड़ लगभग पूरा देख लो, ठीक है। तो मध्यकालीन पृष्ठभूमि ये देखना। सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन, इसमें विशेष कुछ भी नहीं है, ये स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय जागृति में साथ में चलेगा, ठीक है। और राजनीतिक एकता में मैंने बता दिया, एकीकरण पढ़ना है, बोलिया साहित्य वगैरह ये तो सीधे स्पष्ट टॉपिक पढ़े हैं। तो बेस महत्वपूर्ण बात ये है, इन 12 प्रश्नों के लिए आप ज़्यादा लोड मत लेना। मेरे हिसाब से आप इसको 1-2 घंटे अगर दे सकते हो तो दे देना। राजस्थान हिस्ट्री बढ़िया कर लो, संस्कृति इतिहास बाकी ये छोड़ दो। और राजस्थान के लिए आप पवन भौरिया की किताब मुझे ठीक लगती, सबसे छोटी किताब है और कम समय में की जा सकती है। 9वीं 10वीं की किताब राजस्थान बोर्ड की आती है, वो भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। बड़ा पोथा लेके मत बैठना, नहीं तो आप इसको 2 महीने में कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसका सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये 85% 15% ही शेष है। 15 में से आप मान के चलना कि आप बच्चे जो प्री पास होके आए हो ना, ये 15 में से 10% तो मतलब 12% में से आप 5-6% आप अपने अनुभव के बेस पे भी कर सकते हो। 2-3 प्रश्नों के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आपको लॉस होगा, बाकी के पार्ट छूट जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपना जो होमवर्क है वो विद्यार्थियों, आप अपना होमवर्क इस पे, गणित पे और भूगोल, प्राकृतिक संसाधन 4थे और 5वीं यूनिट पे सबसे ज़्यादा होमवर्क यहाँ पे करना, और सामान्य ज्ञान पे भी होमवर्क कर लो, लेकिन इस पार्ट को सबसे कम तवज्जो देना, ठीक है। क्योंकि ये पहले के 4 जो है ये 85% कवर कर रहे हैं,
85 और ये सारा क्या है ना, ये मार्किंग वाला भी अच्छा है, तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से वो संपादित किया जा सकता है। ये मेरी एक घर के हिसाब से सलाह है, बाकी आप अपने सर्वे देख लेना। तो 2 महीनों में यही कार्य किया जा सकता है। मैं एक बार पुनः बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो भाषा को लेके तो देखो ये 40 प्रश्न यहाँ हो गए और 32 प्रश्न यहाँ हो गए, ठीक है। अब 30 अंकों का मैटर है वहाँ पे, तो 1 मिनट, 30 अंकों में 12 प्रश्न आते हैं ना, तो इसको इसके मतलब यहाँ पे टोटल कितने प्रश्न है, 40 प्रश्न है, 12% आएंगे ना। 1 मिनट, 15%, ये 12 प्रश्न हमने शायद गलत लिख लिए। अंक 30 है तो प्रश्न 12 कैसे होंगे, 12 नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। 1 मिनट, मैंने कहा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, 12 प्रश्न नहीं होंगे, 15% का मतलब हो गया आपके। 1 मिनट, यहाँ पे अपन देख लेते हैं ना। ये 20 अंक है ना, तो इसके लिए 16% हो गए, 16 और 8 24 होगा, सॉरी 24 होंगे, ये 24% होंगे यहाँ पे 24%, यहाँ पे भी 24%, सॉरी। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी आपके 24% रहेंगे, सॉरी। अब ठीक है। अब 24% में से आप, अच्छा अपने फिर आंकड़े गलत हो गए यहाँ पे। 24 में से आप मान के चलिए कि यहाँ पे 12 से 15 सवाल तो रहेंगे राजस्थान इतिहास संस्कृति के, 7-8 सवाल रहेंगे भारत के। तो भारत में आप फिर 7-8 सवाल रहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा आधुनिक भारत देख लेना चाहिए। आधुनिक भारत आप जिससे भी देखते हो, स्पेक्ट्रम से देखो, चाहे वो आप एनसीईआरटी की 12वीं किताब से देखो, चाहे आप वाणी प्रकाशन से देखो, आर्य से देखो, कहीं से भी देखो, आधुनिक भारत थोड़ा देख लो। और ये टॉपिक मैंने बताया, ये देख लेना, देख सकते हो तो देख लेना, बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि 85% अलग है। 15% में से मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप लोग बिना तैयारी भी गए ना, तो भी 15% स्कोर है, मतलब 24% जो है, 24 में से आप 12, 13, 15 यूँ ही करके आ जाओगे। 7-8 के लिए माथाबोड़ी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब थोड़ा सा आंकड़े में बैठाता हूँ। 24 और ये हो गए 72 प्रश्न, 72 और फिर आपके ये हो गए 16 प्रश्न, तो 72 और 16 हो गए आपके 88 और ये 32, 110, 88 और 32 90, 120 और ये हो गए 40, 160 प्रश्न, ठीक है। ये आंकड़ा आपके पूरा हो गया। तो अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपना पूरा ध्यान आगे की 5 यूनिट पे दें और राजस्थान इतिहास संस्कृति को बढ़िया कर लें। इतना कर लो आप, फिर आपकी महज 90-95% तैयारी बढ़िया हो जाएगी और सिलेक्शन इसमें आराम से हो जाता है, ठीक है। और समय मिलता है आधुनिक भारत देख सकते हो। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे, लाइव तो नहीं आ पाया, बट मैं आपको वीडियो डाल देता हूँ। मैं थोड़ा कहीं बाहर था, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया होगा। मैं वापस बता देता हूँ, अभी आप कोई पार्ट की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, फुल कोचिंग ज्वाइन मत करना, पहली चीज़। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, दूसरी बात कंप्लीट गाइड पे रिलायबल भरोसे मत रहना, चौथी बात नोट्स वगैरह मत बनाना, पांचवी बात अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बढ़िया तैयारी ऑलरेडी कर चुके हो तो मत करना, छठी बात अगर आपके पास बीएड नहीं है और फिर प्री पास हो तो बढ़िया से करना। रीट के बच्चे यहाँ पे अपना दमखम लगा सकते हैं, गणित वगैरह कमज़ोर है तो इधर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना और सभी को जिसका जितना वेटेज है उतना टाइम उसको पर डे देना, तब 2 महीने में आप कोर्स कर पाओगे। बहुत ज़्यादा किताबें एकत्रित करने की बजाय जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई है उन्हीं किताबों से सारे पोर्शन पढ़ना। कोई पोर्शन आपके पास अगर नहीं है तो वो मार्केट में लाना, अदरवाइज़ अपने रूम में जो किताब है उनको पढ़ने से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पूरी जान लगा दीजिए अपने जुलाई के डेट के हिसाब से, ठीक है। किसी की बातों में मत आना, अब 2 महीने पीछे मुड़ के नहीं देखना है और बढ़िया रिजल्ट देने की मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपको अग्रिम शुभकामनाएं।